अस्सलाम वालेकुम जी। अफसोसनाक खबर यह है कि बलूचिस्तान में फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 जवान जो हैं वो केज पे चौकी पे अटैक हुआ। 10 जवान हमारे शहीद हो गए। बदले में बताया जाता है कि जो जवाबी कार्रवाई में कोई एक जो है वो हलाक हुआ है दहशतगर्द, और कुछ जख्मी हैं। हमारे बहरहाल 10 जवान जो हैं माओ के बेटे चले गए। और मुझे हैरत है कि मैं वो DGISPR के ट्वीट अकाउंट देख रहा हूँ कल से, अभी भी ये वीलॉग से पहले मैंने देखा, वहाँ अभी तक इसकी एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। मतलब DGISPR के ट्विटर अकाउंट पे इसका जिक्र ही कोई नहीं। 2 दिन पुरानी खबर लगी हुई कि जनरल साहब कमर जावेद बाजवा साहब फुटबॉल और किसी से मिल रहे हैं। हालांकि अखबारों को जो खबर जारी हुई है ISPR ने ही की है, लेकिन ये कि वहाँ पता नहीं क्यों खामोशी है। अफसोस की बात है, ज़ाहिर है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि एक आम पाकिस्तानी जो है वो मैं यानी और आप अगर हैं, आप पाकिस्तानी आम हैं, तो गुजारिश ये है कि ठहर के अब जरा सोचने का टाइम आ गया है, ये सोचने का कि कोई खुश भी है दुनिया में हमसे। यानी कहा यह जा रहा है कि ईरान से आए ये, हमने ईरान में किसी को मारा, ईरान से बंदे आए वो हमारे 10 मार के चले गए। ईरान से तो हम अलहदा नहीं हुए थे, ईरान से तो हमारी कोई यानी इस तरह की दुश्मनी नहीं है। ईरान से लोग आके हमारे यहाँ मार रहे हैं, हमारे बंदे वहां जाके मार रहे हैं। तो क्या है ये, क्या हो रहा है? अफगानिस्तान किसी सूरत जो है वो वहां से आप यूं कहिए कि खुशी की तो कोई बात नहीं है। इससे पहले जो थे तालिबान से पहले, वो भी हमारे बारे में क्या ख्याल रखते थे। अब जो हमारे चाहने वाले जिनको हम लेकर आए हैं वो हमारे बारे में क्या ख्याल रखते हैं। भारत को देख लिए तो चले, वो भी आपके सामने है। चीन है, वो भी अब दौड़ लगा के चले गए हैं। अमेरिका के साथ हमने जो पार्टनरशिप की वो हमारे बारे में क्या ख्याल रखता है, यानी ये भी आपके सामने है। तो फिर कहीं तो आदमी, मैं अभी पिछले दिनों एक इंडियन कोई मेजर साहब हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो मजे की बातें बात करते हैं, मैं सुनता हूँ उनका चैनल। और वो गालिबन उनके कल के उसमें मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान पे अमेरिका अगर ये इल्ज़ाम लगाता है कि डबल गेम पाकिस्तान करता है, यूरोपीय यूनियन ये कहती है कि डबल गेम करता है, भारत यही कहता है कि डबल गेम करता है पाकिस्तान, अब चीनी भी यही कहते हैं कि डबल गेम करता है, अफगानी ये कहते हैं कि डबल गेम करता है, तो फिर मान लेना चाहिए कि डबल गेम हो रही है। अब मैं हंस पड़ा ये बात सुन के, लेकिन एक जो बात का इजाफा जो मैं अब करना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोग अशराफिया पाकिस्तान की, जो अमेरिका कहता है कि डबल गेम हो रही है या फलां कहता है डबल गेम हो रही है, सबसे पहले तो पाकिस्तान के लोगों के साथ डबल गेम होती है। सबसे पहले जो डबल गेम है वो हमारे साथ होती है। यानी बेसिकली जब आप किसी को परवान चढ़ाते हैं एक झूठ बोल बोल के, सच नहीं है वो, झूठ बोल बोल के एक अजीबोगरीब शऊर जो है वो करोड़ों की तादाद में तैयार कर लिया। वो जो करोड़ों की तादाद में एक शऊर पैदा हुआ है, वो जिंदा लोग हैं भाई, जिंदा लोग हैं वो। अच्छा, अब वो जो करोड़ों की तादाद में ये लोग हैं, अब वो उस शऊर का क्या करे? मतलब ये है कि वो शऊर उसे मजबूर कर रहा है कि वो जाके अटैक करे, वो हमला करे, वो खिलाफत कायम करे, और वो अल्लाह के आगे जवाब दे अगर वो ऐसा नहीं करेगा। तो क्या किया जाए? मतलब ये है कि उस शऊर का क्या किया जाए, ये सवाल है ना। अब उस शऊर को जो करोड़ों में इंसान बसते हैं, क्या उन्हें अपीज किया जाए तावान देकर? क्या उनको, उनके बंदे जो हैं वो यानी वो कत्ल गारत करते फिरें और उनको हम माफ करते रहें? ये तरीका है? या ये तरीका है कि उनको ये कहा जाए कि आप रेगुलर सियासत में आ जाएं और यानी मेन स्ट्रीम में आ जाएं? ये तरीका है? बात यह है कि तरीके तो 10,000 हैं। ये तरीके पे अमल करने वाले क्या मुखलिस हैं या नहीं? ये जो गुफ्तगू है ना कि इनको मेन स्ट्रीम में लेके जाएं, ये जो इंतहा पसंद है, ये मुशर्रफ के ज़माने का, ये भी डबल गेम है। ये मुशर्रफ के ज़माने की डबल गेम है। खुर्शीद कसूरी साहब वज़ीर ख़ारिजा थे उस ज़माने में, जिंदा हैं आज भी, पूछ लीजिए। कि नारे लगाते हैं सिर्फ कि इनको मेन स्ट्रीम में लाना, इनको मेन स्ट्रीम में लाना, होता कुछ नहीं है, नारे होते हैं। और इनमें से जिस वक्त आप इनको मेन स्ट्रीम में लेकर आते हैं, तो मेन स्ट्रीम का मतलब ये नहीं है कि इनको ये इजाजत होती है इन शदत पसंदों को कि ये कोई बड़ी पॉलिटिकल मकबूल पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। बिल्कुल नहीं, इनको एक अपनी इंतहा पसंद नई सियासी जमात की तरफ धकेल दिया जाता है। ये लबैक वाले अब आजकल क्या है, ये जमात दावा बाय द वे क्या थी? तो बात यह है कि ये मसला नहीं है कि आपकी नीयत क्या है या आपकी यानी कितने आप मुहिब वतन हैं, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि आपकी जितनी भी ये एफर्ट्स हैं, यानी एक सोल्जर, एक सरकारी अफसर, एक बिलियनर, एक फ्यूडल, एक जागीरदार, एक बड़ा यूं कहिए कि खौफनाक किस्म का खूंखार मौलवी हो, ये सारे लोग, यानी ये सोचना चाहिए कि इनके जो तरीका इलाज
70-74 साल से ये कर रहे हैं अपने तौर पे, उसके नतीजे क्या निकले हैं? तो कोई भी आदमी, सरकारी अफसर, फौजी अफसर, फ्यूडल, जब सियासतदान बनने की कोशिश करता है ना, लोगों का नुमाइंदा बनने की कोशिश करता है और इम्पोज करता है कि मैं लोगों का नुमाइंदा हूं, और फिर अपने हल लाकर मुसल्लत करता है, तो ये हर तरफ आग लग जाती है, जो लगी हुई है। मतलब ये है कि एक सरकारी अफसर जिस वक्त अपने तौर पर सियासत करता है, जिसको दुनिया डबल गेम कहती है, वो अपने तौर पर जो सियासत करता है, झूठ बोलता है, अपने तौर पर जब वो सफारतकारी, डिप्लोमेसी जैसे पेचीदा और नाजुक काम में आता है बंदूक के सर पे, और सिर्फ जज्बा ईमानी लेके अमल करवा देता है अपनी बात पे, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि हर तरफ आग लग जाती है। डबल गेम कौन नहीं करता? अमेरिका नहीं करता, इंग्लैंड नहीं करता। डबल गेम दुनिया में कौन नहीं करता? लेकिन डिप्लोमैट्स करते हैं। ये डिप्लोमैट्स हैं, ये सफारती एक महारत का तकाजा, यानी एक आदमी को 10-10, 6-6 साल स्पेशलाइज करके पढ़ना पड़ता है, सारी जिंदगी सीखना पड़ता है, फिर कहीं जाके डिप्लोमैट कहलाता है वो। अल्फाज का इंतखाब, चुनाव, ये अगर हर किसी के बस की बात होती तो फिर ये दुनिया पागल है जो डिप्लोमेसी, यानी सफारतकारों के लिए इतने लेंथी कोर्सेज होते, सारी जिंदगी सीखने के मामले होते। पागल है दुनिया। ये माहिर का काम है, जिसका काम है उसी को साजे। लेकिन जाहिर है कि हमने ये नहीं करना, तो उसका फिर नतीजा निकलेगा ना जब नहीं करना। अच्छा, अब बलूचिस्तान का मसला क्या है? क्यों आग लगी हुई है वहां? क्यों वो हमारे खिलाफ है? क्यों इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस की आपको जरूरत है? वो सिंपल सी वजह है, हर कोई जानता है। पंजाबी का क्या काम है कि वहां पे जाके बलूचिस्तान में, यानी कंट्रोल कर रहे हैं पंजाबी, डंडा, बंदूक। अच्छा, और इनसे दोस्तों से, अपने भाइयों से कहो कि भाई छोड़ दो उनकी जान, उनको पावर दो, उनके वसाइल हैं, उनकी हुकूमत है, उनका हक है, पहले हक है, उनको दो। आप क्या कर रहे हैं वहां? जवाब मिलता है कि हम आ जाएंगे तो अगले दिन वो इंडिपेंडेंस का ऐलान कर देंगे। वो यार, ये को बात है? ये आपका ख्याल है कि आप निकल आएंगे तो इंडिपेंडेंस का ऐलान कर देंगे? बलोच तो ये नहीं कह रहे, बलोच सियासतदान आज तक नहीं कह रहे। वो तो अपना हक मांग रहे हैं। हक क्या है? उनके वसाइल, उनके पैसे, उनकी ताकत पर उनका हक, उनका हक हुक्मरानी, उनकी जमीन पर उनका एहतराम, बराबरी। जो अहमियत पंजाब की है वो अहमियत बलूचिस्तान की क्यों नहीं है? अपना हक मांग रहे हैं वो। हजारा है वहां पर रहने वाले, क्या यानी किसी को इतनी बेशर्म हो गए हैं हम? फिर हम कहते हैं कि मुल्क चले। घर नहीं चलते इस तरह। यानी कब्जा करके क्या मिला? तो अब मतलब इतने लोग मारने और अपने बंदे मरवाने, ये कबूल है, लेकिन बलोचों को उनका हक दे दें ये कबूल नहीं। ओ भाई, बलूचिस्तान के वसाइल पर उनका हक है। पूरी पाक आर्मी में कोई एक बलोच नहीं मिलता आपको जिसको आप कोर कमांडर लगाएं कोयटा का। अगर आपने फौज की, चलो एफसी वगैरह, अपनी अपनी प्रेजेंस आपने रखनी है वहां, तो बलोच कोई अफसर नहीं मिलता जिसको ढूंढ के लगा दें। दूसरे पठान है वहां, पख्तून को लगा दें। वहां भी आसिम बाजवा साहब पहुंच जाते हैं। वहां भी मतलब है इस वक्त भी हाजिर सर्विस, अब मैं उनका क्या नाम लूं? अच्छा, फिर उनकी सेनेट बनाने का भाई तरीका, सेनेट का एक मकसद होता है। सेनेट का मकसद ये था और होता है, सेनेट रखा ही इसलिए जाता है, जरूरत क्या है सेनेट की? वरना आप नेशनल असेंबली चलाएं काम। सेनेट पाकिस्तान में इसलिए रखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, कि आबादी का बहुत बड़ा फर्क है, पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा, ये खा जाएगा छोटों को, इसलिए सेनेट रखा गया था कि सेनेट में जो अरकान है वो पंजाब के भी उतने होंगे, बलूचिस्तान के भी उतने होंगे, पख्तूनख्वा के भी उतने होंगे, सिंध के भी उतने होंगे। अश्योर करने के लिए कि नेशनल असेंबली में चूंकि आबादी की बुनियाद पर सीटें हैं, तो वहां पे बड़ा सूबा, आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा, अपने ज्यादा मेंबर्स की वजह से सारा पैसा खुद ही ना खा जाए, ताकत सारी खुद ही ना ले जाए, ऐसे कवानीन ना ले आए, ऐसे आइन में तरमीम ना कर दे, ऐसे कानून ना ले आए कि वो यानी अपने नंबर गेम में वो सारे अपनी मर्जी के कानून पास करवाते रहेंगे। नेशनल असेंबली में यही होगा ना, तो सेनेट उसको रोकने के लिए आया था। इस गुंडागर्दी को सेनेट रोकने के लिए, बैलेंस करने के लिए इदारा बनाया था। इस इदारे का यह काम है कि अगर नीचे नेशनल असेंबली में आबादी की बुनियाद पर पंजाब अपने हक से ज्यादा छीनता है, तो ऐसा कानून अगर कोई बनता है तो उस कानून को सेनेट रोक देगा। सेनेट ऊपर चेक बैठा हुआ है, क्योंकि वहां पंजाब के भी अगर 25 लोग हैं तो बलूचिस्तान के भी 25 लोग हैं, और वहां पे अददी एतबार से चूंकि इक्वल है, तो इसलिए वहां पे फिर यानी वो सेनेट एक ज्यादती को रोक देगा। नेशनल असेंबली से कोई इस तरह का
کالا قانون پاس ہو گیا ہے تو سینٹ پہ روکے گا کہ نہیں ہم یہ ذاتی نہیں دیں گے. اس لیے سینٹ آیا تھا. ہم نے اس سینٹ کو سرکس بنا دیا ہے. ہم نے اس سینٹ کو ایک لنڈے بازار کا یعنی بکنے والوں کا اسٹیبلشمنٹ کی جو پاور کا جو اظہار اور کنٹرول ہے اس کا شوکیس بنا دیا ہے سینٹ کو. یعنی سینٹ اب ایک بطور ایگزامپل رکھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول دیکھنا ہو تو سینٹ دیکھ لیں. نیشنل اسمبلی میں آپ کو یعنی عجیب طلسماتی باتیں ہیں. یعنی اپوزیشن جو ہے وہ اکثریت میں ہے, نمبر گیم میں سب جانتے ہیں. حکومتی پارٹی جو ہے وہ ویک ہے, نمبر گیم میں سب جانتے ہیں. اور اب زیادہ ووٹ رکھنے والے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں اور انہی یعنی وہ جب رزلٹ آتا ہے تو وہ یعنی باہر سے وہ خون پھڑکتے ہیں اور وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے اور اپوزیشن کے سینیٹر حکومتی امیدوار کو خاموشی سے جا کے ووٹ دے آتے ہیں, وہ جیت جاتا ہے. یہ تماشے, یہ خوشیاں منانے کی بات ہے. اس پر ہم خوش ہوں؟ واہ جی سینٹ کو گچی پھڑ کے رکھی انج کر کے, کسی دی مجال نہیں ہے, دے دو جنہیں مرضی, آپ جتنے مرضی سینٹر اپنے کر, فیصلہ ہماری مرضی کا ہوگا. یہ کوئی فتح کی بات نہیں ہے, یہ کوئی فخر کی, یہ کوئی فتح نہیں ہے. بس ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جس کا کام اس کو ساجھے. آپ نے ہر ذمہ داری اپنے اوپر لے ہوئی ہے. اب ماؤ زے تنگ کا ایک قول تھا, آپ کو چین کسی زمانے میں بڑا پسند تھا, آج کل نہیں ہے کیونکہ ڈیڈی نے بلا لیا. ماؤ زے تنگ کا میں آپ کو ایک یاد دلا دوں کہ ٹرسٹ یور پیپل ڈیئرلی. اپنے لوگوں پر بہادری سے اعتماد کرنا سیکھیں. پہلی بات تو یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے جو آپ طاقت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ہی آپ نے آئین, اچھا مزے کی بات ہے, اسلام آباد میں وہ نیوی کا جو وہ کلب کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بند کرو, سیل کرو. آپ کا کیا کام ہے گولف کلب, اور آپ کا کیا کام ہے یہ کلب اور سوئمنگ پول ریسٹورنٹ آپ چلا رہے ہیں. اس کی اپیل میں اب نیوی گئی ہے اور اس کی اپیل میں جو انہوں نے کہا ہے وہ آرگومنٹ, آفیشیل آرگومنٹ کورٹ میں پریزنٹ کر دیا, ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے. وہ آرگومنٹ آپ پاگل ہو جائیں گے, آرگومنٹ جو دے رہی ہے نیوی. اپنے گولف کلب سوئمنگ پول ریسٹورنٹ چلانے ہیں کہاں, اسلام آباد میں. اور آرگومنٹ کیا دے رہے ہیں کہ ہمیں کیوں چلانے ہیں, کہ آپ آئین ہمیں یاد دلاتے ہیں, کانسٹیٹیوشن ہمیں آپ یاد دلا رہے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے. تو کانسٹیٹیوشن میں تو جو فوجی ہے سرحد پہ کھڑا ہوا, کانسٹیٹیوشن تو اسے نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی جان دے اور دشمن کی جان لے. تو پھر فوجی کیا کرے, سرحد سے واپس آ جائے. او کین یو بلیو دیٹ؟ کوئی سیکورٹی فورسز فوج یہ کہہ سکتی ہے کورٹ میں, پاکستان نیوی کورٹ میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کلب بنانے دو, ہمیں ہوٹل بنانے دو, ہمیں جو ہے یہ اپنی بڑی بلڈنگیں جو ہے اسلام آباد میں رکھنے دو جہاں سمندر ہے ہی نہیں. سمندر تو کراچی میں ہے نیوی, اسلام آباد نیوی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کلب بھی بنانے دو, ہمیں یہ ہاؤسنگ, ہمیں یہ ساری تعمیرات کرنی ہے, اور اگر نہیں کرنے دو گے تو پھر ہمارے فوجی سرحد سے واپس آ جائیں گے, ہم حفاظت نہیں کریں گے, پھر دشمن جانو اور تم جانو. یار دنیا میں کوئی فوج ایسا کرتی ہے؟ کہیں سنا ہے آپ نے؟ کورٹ میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, تو وہ تو فوجی کو نہیں کہتا کہ وہ سرحد پہ جو ہے اپنی جان دے دے, وہ تو پھر اپنی جان بچا کے سرحد سے واپس آ جائے گا. اس بات پہ کوئی کیا کہے؟ یعنی ان کو ہم اپنا خون دیتے ہیں, یہ سیکورٹی فورسز, یعنی 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے آج بھی باہر ہے, سرکاری اسپتال میں پیسہ نہیں علاج کے لیے, رل گئے لوگ, مر گئے. سرکاری اسکول کے لیے پیسہ نہیں, ہیلتھ کے لیے پیسہ نہیں. پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ظاہر ہے ادھر جا رہا ہے. آپ کو بڑے بڑے مطلب ہے کہ معاملات آپ کے طے ہو رہے ہیں. اور آج اگر ایک کورٹ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کلب, اپنے سوشل کلب جو شادی ہال, یہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں, تو جواب آتا ہے کہ اچھا آپ ہمیں آئین بتاتے ہیں. تو پھر اب سرحد پہ کھڑا ہوا فوجی ہے, اس کو تو آج نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی جان دے, پھر اس کو واپس بلا لیتے ہیں. اللہ اکبر, کیا کہہ سکتا ہے. اچھا جی, اب بس اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے, آباد رکھے. اللہ حافظ.